नमस्कार प्रिय छात्रों, तकनीकी और नो गैर तकनीकी जो बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं या टेक्निकल एजुकेशन की एग्जाम देने जा रहे हैं, आज जो आपको बैंकिंग के लिए रीजनिंग और आपको जो है अर्थमेटिक की जो वीडियो जय वशिष्ठ द्वारा डाली जा रही है, मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था कि अधिक से अधिक बेहतर और ज़्यादा वीडियो प्राप्त करने के लिए उनका उत्साह प्रदान करें। और हमारा मकसद, मेरे पहले मोटिवेशन वीडियो में मैंने कहा था कि मेरा मकसद शिक्षा को व्यापार बनाना नहीं है। तो जिन्होंने वो मोटिवेशन वीडियो नहीं देखी है, हमारे उद्देश्य एम को समझें। आज जो टॉपिक है और कल की मेरा जो वीडियो का टॉपिक था ट्रांसफार्मर, वो टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों का ही जुड़ा हुआ सब्जेक्ट है, वो टॉपिक है, जिसे थोड़ा टेक्निकली रूप में प्रैक्टिकली लिया जाता है, जबकि 10th से सीनियर तक के जो विद्यार्थी हैं और जो बैंकिंग के या कोई भी कंपटीशन कर रहे हैं, उनसे हल्का फुल्का प्रश्न तो आता है साइंस का। तो अब ये आप देखें कि ये वीडियो आपको नॉन टेक्निकल को देखनी है नहीं, लेकिन मेरा कहना यह है कि आप सभी देखें और आपके अनुजों को भी दिखाएं, जिससे उनको ट्रांसफार्मर के बारे में बेहतर ज्ञान मिल सके। अब देखिए, कल मैंने 2 कुंडलन वाले ट्रांसफार्मर में दोनों कुंडलियां, जिनको आप प्राथमिक कुंडली और द्वितीयक कुंडली कहते हैं, जिसको स्रोत से जोड़ा हमने उसको क्या कहा था? प्राथमिक कुंडली, यानी कि प्राइमरी वाइंडिंग। और जिसको लोड से जोड़ा, जिसको स्रोत से जोड़ा हमने, उसको प्राथमिक कुंडली कहा था, प्राइमरी वाइंडिंग कहा था। और जिसे लोड से जोड़ा मैंने, उसे द्वितीयक कुंडली कहा। सेकेंडरी बाइंडिंग। अब देखिए, मैंने इसके 2 पोर्शन किए थे, जिसमें आपको 2 प्रकार की प्रेरण की क्रियाएं बताई। एक स्वप्रेरण जो प्राथमिक कुंडली में होता है, और एक अन्योन्य प्रेरण जो द्वितीयक कुंडली में होता है। तो प्राथमिक कुंडली में कौन सा प्रेरण हुआ था? हमारा स्वप्रेरण, सेल्फ इंडक्शन। और द्वितीयक कुंडली में आपके जो प्रेरण के कारण ईएमएफ हस्तांतरण हुआ बिना वैद्युतिक संपर्क के, वो अन्योन्य प्रेरण का। अब मैंने कल बात जहां वीडियो के समापन पर कही थी कि ट्रांसफार्मर जो है उसकी प्राइमरी और सेकेंडरी बाइंडिंग में, तो प्राइमरी में जैसे ही
स्रोत से जोड़ा जाता है तो स्रोत से करंट जाती है, जिसे मैं शून्य भार धारा कह रहा हूं, I0, नो लोड करंट। अब जैसे ये करंट प्राइमरी में जाएगी तो उतने ही मान का चुंबकीय क्षेत्र बनेगा और ईएमएफ के साथ एक सीएमएफ भी उत्पन्न होगा। अब यहां से फ्लक्स निकलेगा और फ्लक्स जो है द्वितीयक कुंडली को काटेगा, तो यहां भी वोल्टेज, यहां तो वोल्टेज है और यहां जैसे ही करंट कुंडली में प्रवेश करती है तो ईएमएफ उत्पन्न होता है। तो यहां कला विस्थापन जो है आरोपित वोल्टता और ईएमएफ के बीच प्राथमिक कुंडली में 90 डिग्री का कोणीय विस्थापन होता है और जो सीएमएफ होता है उसकी विपरीत दिशा होती है, लेकिन कला कोण तो आरोपित वोल्टता के साथ वो भी 90 डिग्री का ही बनाती है, लेकिन ईएमएफ और सीएमएफ के बीच जो कलांतर है वो 180 डिग्री हो जाता है। तो ये प्राइमरी कुंडली में वोल्टेज, ईएमएफ और सीएमएफ के बीच कलांतर थे, लेकिन जैसे ही आपके कुंडली में धारा गई तो चुंबकीय क्षेत्र बनेगा और वो चुंबकीय क्षेत्र यानी बल रेखाएं निकलेंगी और फ्लक्स बनेगा और वो फ्लक्स जो है एक मार्ग पूरा करेगा। तो चुंबकीय फ्लक्स हमने φm मान लिया। तो अब द्वितीयक में जब यहां से फ्लक्स ग्रंथन करेगा तो उस स्थिति में द्वितीयक में एक ईएमएफ उत्पन्न होगा जिसकी दिशा ठीक हमारे ईएमएफ से ठीक विपरीत होगी, यानी फ्लक्स और जो द्वितीयक में ईएमएफ उत्पन्न हुआ है उसके बीच 90 डिग्री का कलांतर है, फेज कोण है। अब देखिए तो यहां जो ईएमएफ की प्रकृति थी अगर वो पॉजिटिव है तो यहां सेकेंडरी में जो ट्रांसफर हुआ ईएमएफ वो नेगेटिव है। अब यह स्थिति शून्य बार पर है जब लोड नहीं जुड़ा है और हम शुरू में जो भी कल्पना करेंगे ट्रांसफार्मर के बारे में, जो भी देखेंगे हम आदर्श स्थिति देखेंगे, यानी जिसे निम्न में वियोजन भी कहा जाता है। और वैसे इंग्लिश में कहते हैं आइसोलेशन ट्रांसफार्मर। तो यदि आदर्श स्थिति मान करके चले, आइसोलेशन कंडीशन है, तो प्राइमरी में जितना ईएमएफ उत्पन्न हुआ है ठीक सेकेंडरी में उतना ही ईएमएफ हस्तांतरित होना चाहिए, तो वो आदर्श है, क्योंकि आउटपुट और इनपुट अगर बराबर होंगे तो ही किसी मशीन की दक्षता 100% होगी और ये स्टैटिक मशीन है। तो आप देखिए, अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे तो मैंने सरल मशीन नामक चैप्टर में इनको बिल्कुल खुल करके बताया, एफिशिएंसियों को।
वहां जाकर के देखें कि अगर इनपुट यानी निवेश और आउटपुट यानी निर्गत बराबर होंगे तो उस मशीन की दक्षता 100% होगी। लेकिन कल मैंने ये कहा था कि हमारे जो क्रॉड है ट्रांसफार्मर की, वो जो है पटलनों से मिलकर के बनी होती है। अब जैसे पटलन जो है उनको स्टैंपिंग जोड़ना जो है क्या कहलाता है? स्टैंपिंग करना। तो ट्रांसफार्मरों में स्टैंपिंग जो है वो कितने तरीके से की जा सकती है? देखिए, एक तो मान लीजिए आपके एल आकार की पत्तियां हैं, तो जो निम्न कक्षाओं में है वो एल आकार की ही पत्तियों से जो ट्रांसफार्मर निर्मित करते हैं वो द्विकुंडलन ट्रांसफार्मर करते हैं। लेकिन ट्रांसफार्मर के कई प्रकार हैं। अब शक्ति के आधार पर अलग देखेंगे हम, तो थोड़ा सा पहले अपन देख लें स्टैंपिंग को देखने से पहले कि ट्रांसफार्मर को कितने वर्गों में बांटा जा सकता है। तो सबसे पहली चीज है और वो है वोल्टता के आधार पर। किसके आधार पर? वोल्टता के आधार पर। क्योंकि ट्रांसफार्मर वोल्टता को स्टेप अप या स्टेप डाउन कर सकता है, एक बूस्टर की भांति कार्य करता है, बढ़ा देता है या कम कर देता है। तो ऐसे ट्रांसफार्मर जिनमें द्वितीयक में उत्पन्न वोल्टता तो अपन ने निम्न कक्षाओं में टर्नों की संख्या के आधार पर ये अपचाई और उपचाई ट्रांसफार्मर की स्थिति देखी है कि यदि N1 यानी प्राइमरी में कुंडलनों की संख्या, टर्नों की संख्या N1 है और द्वितीयक में कुंडलियों की संख्या यानी टर्नों की संख्या N2 है। तो पहली स्थिति पर आते हैं जहां से हम शुरू कर रहे हैं, आदर्श वाली स्थिति पर। यदि N1 और N2 बराबर होंगे तो ऐसा ट्रांसफार्मर आपका आदर्श ट्रांसफार्मर होगा, आइसोलेशन ट्रांसफार्मर होगा। अगर आपके प्राइमरी में जो टर्नों की संख्या है वो द्वितीयक से ज्यादा है तो फ्लक्स का ग्रंथन कम होगा, इसलिए यहां वोल्टेज क्या होगी? स्टेप डाउन, अपचाई स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अगर N1 इज लेस देन N2 तो टर्नों की संख्या द्वितीयक में ज्यादा है और प्राइमरी में कम है, तो ट्रांसफार्मर का फिर आदर्श स्थिति में कौन सा प्रकार निकल करके आया? वियोजन या आदर्श ट्रांसफार्मर, जब टर्नों की संख्या बराबर है। और दूसरा आपका टर्नों की संख्या प्राथमिक कुंडली में यदि ज्यादा है तो वोल्टेज डाउन होगी, यानी कि स्टेप अप होगा, वोल्टता को कम कर देगा। सॉरी, स्टेप अप नहीं, स्टेप डाउन होगा।
तो वोल्टेज को कम कर देगा। और यदि द्वितीयक में टर्नों की संख्या अधिक है तो फ्लक्स ग्रंथन ज्यादा होगा, जिसके कारण आपकी वोल्टता उच्चैन होगी, जिसे यानी स्टेप अप होगी, जिसे हम ऊंचाई ट्रांसफार्मर कहेंगे। तो नॉन टेक्निकल जो स्टूडेंट है वो केवल दो ही प्रकार के ट्रांसफार्मर पढ़ के आते हैं, स्टेप डाउन, स्टेप अप, वो वोल्टता के आधार पर पढ़ के आते हैं। लेकिन यहां हम टेक्निकल स्टूडेंट हैं, आप तो दूसरे जो प्रकार बांटे गए हैं वो क्रोड की संरचना के आधार पर, यह भी कह सकते हैं, पर केवल संरचना के आधार पर ट्रांसफार्मर हमारे कितने प्रकार के। तो एक तो हुआ आपका ये द्विकुंडलन ट्रांसफार्मर है। कौन सा है? द्विकुंडलन, दो वाइंडिंगों वाला है, द्विकुंडलन है। और एक कल मैंने आपको कुंडलन के आधार पर एक कुंडलन वाला ऑटो ट्रांसफार्मर बताया था। ऑटो ट्रांसफार्मर, तो अगर कुंडलन के आधार पर देखें तो दो प्रकार के हो गई है। अब ये द्विकुंडलन ट्रांसफार्मर है, वो संरचना क्रोड की संरचना के आधार पर, एक तो हो गया बाउंड प्रकार, दूसरा आपका सेल प्रकार, और एक तीसरा हम देखते हैं बैरी ट्रांसफार्मर। तो संरचना के आधार पर अगर पूछ ले तो तीन प्रकार, और अगर कुंडलन के आधार पर पूछ ले तो दो प्रकार, और अगर हमसे वोल्टता या टर्नों की संख्या के आधार पर पूछ ले तो आपके दो प्रकार, अपचाई और उच्चाई ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन और स्टेप अप ट्रांसफार्मर। अब वोल्टता के आधार पर कहे चाहे टर्नों की संख्या के आधार पर, लेकिन जब हमने आदर्श स्थिति मानी तो एक तीसरा प्रकार टर्नों की संख्या के आधार पर आ गया, वो है आदर्श या वियोजन ट्रांसफार्मर। तो आगे के जो प्रकार हैं हम समझने के लिए थोड़ा सा मैं इरेजिंग कर रहा हूं, तब तक के लिए वीडियो पर बने रहें। आगे चलते हैं हम कि अगले किस आधार पर ट्रांसफार्मरों को बांटा गया है। तो ट्रांसफार्मर को आवृत्ति के आधार पर भी बांटा गया है, आवृत्ति के आधार पर। एक तो निम्न आवृत्ति ट्रांसफार्मर, निम्न आवृत्ति ट्रांसफार्मर, लो फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर, और दूसरा है आपका उच्च आवृत्ति वाले ट्रांसफार्मर, हाई फ्रीक्वेंसी वाले ट्रांसफार्मर। तो मैं इसका एक थोड़ा सा आपको एग्जाम्पल दे दूं कि आप जो है वितरण में जो ट्रांसफार्मर काम में लेते हैं उत्पादन, वो आपके 50 हर्ट्ज का होता है, जबकि अपन जैसे इलेक्ट्रॉनिक पर्पथों में भी तो ट्रांसफार्मर काम में लेते हैं, उन पर फ्रीक्वेंसियां आपकी जैसे 500 हर्ट्ज,
1000 हर्ट्ज, इस तरीके की आवृत्तियां मिलती हैं। तो आपसे एक बार प्रश्न कर दिया गया कि 50 हर्ट्ज और 500 हर्ट्ज और 100 हर्ट्ज ट्रांसफार्मर में से निम्न आवृत्ति वाला ट्रांसफार्मर कौन सा है? तो निम्न आवृत्ति और उच्च आवृत्ति वाले ट्रांसफार्मर को आपको छांटना था। अब यहीं से शक्ति के प्रकार के आधार पर भी ट्रांसफार्मर बढ़ जाएगा। देखिए, कि एक तो मैंने कहा निम्न आवृत्ति वाले, तो यहां आवृत्ति निम्न कौन सी है आपकी, बताएं आप। और एक उच्च आवृत्ति वाले, तो आपने अधिकतर नाम सुना है, एक तो वितरण ट्रांसफार्मर, दूसरा शक्ति ट्रांसफार्मर, तो एक निम्न शक्ति ट्रांसफार्मर हो गया और एक उच्च शक्ति ट्रांसफार्मर हो गया। देखिए, यहां थोड़ा सा समझना कि मैंने ऊपर तो लिखा शक्ति के प्रकार के आधार पर, लेकिन आपको पहले बताएं वितरण ट्रांसफार्मर और शक्ति ट्रांसफार्मर, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर और ट्रांसफार्मर और फिर पावर ट्रांसफार्मर। तो शक्ति ट्रांसफार्मर दो प्रकार के हुए। अब सबसे ज्यादा लड़कों के अगर ऑफलाइन और ऑनलाइन में ट्रांसफार्मरों में अगर वो कहते हैं तो फिर वो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की ज्यादा कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर पढ़ाएं। तो आप जो प्रैक्टिकली रूप में देखते हैं, बिजली बोर्ड में जो देखते हैं, वो आप ग्रिड स्टेशनों से उपभोक्ता तक जो ट्रांसफार्मर काम में लिए जाते हैं, वो वितरण ट्रांसफार्मर देखते हैं। और जो उत्पादन केंद्रों पर हम वोल्टता को, क्योंकि 11 kV अल्टरनेटर से वोल्टेज प्राप्त की हुई हमको, और उसे हम 220 kV में ऊंचाई करते हैं, उसको बढ़ाते हैं। तो ये प्रश्न भी है आपके सामने कि ट्रांसमिशन में करते समय वोल्टता को उच्च क्यों बनाया जाता है, जबकि ट्रांसफार्मर में धारा का मान नगण्य तक हो जाता है। जब वोल्टेज बढ़ती है तो उस स्थिति में धारा का मान नगण्य हो जाता है। नगण्य हो जाता है यानी कम हो जाता है। जब करंट का मान कम होगा तो चालक में वोल्टेज ड्रॉप कम होंगे, शक्ति की खपत कम होगी, और शक्ति की खपत कम होगी तो आपका ट्रांसफार्मर में, चूंकि हम तारों के माध्यम से ला रहे हैं और
जो है प्रोडक्शन से लेकर के ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन तक लाते हैं हम। तो वो तारों के माध्यम से, और आप देख रहे हैं कि दो ही प्रकार के तारों का प्रयोग कर रहे हैं आप। एक तांबे के तार जो परिपथ में, मैंने पहले भी कहा, तांबा परिपथ में काम में लिया जाता है, जबकि या बाइंडिंग में काम में लिया जा रहा है। जबकि हम जो शक्ति संचरण यानी कि पावर ट्रांसमिशन जो कर रहे हैं उसमें एल्यूमिनियम के तारों का प्रयोग कर रहे हैं। और शुरू की वीडियो देखें तो मैंने आपको एल्यूमिनियम में ASCR कंडक्टर बताया था। एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम स्टील कंडक्टर रेनफोर्स, जिसमें 7 लड़ीय चालक होता है। तो अब देखें आप कि अब आप देखें अगला जो ट्रांसफार्मर का प्रकार क्या है। तो तांबा और एल्यूमिनियम का तारों का प्रयोग करते हैं। आप उत्पादन से पारेषण और पारेषण से वितरण और वितरण से उपभोक्ता तक जब आप लाइनों का वो देखेंगे तो एल्यूमिनियम चालक का प्रयोग कर हम अधिक ज्यादा करते हैं, और वो भी 7 लड़ीय चालक होता है। इस चालक को ASCR कहते हैं। ये मैं पहली वीडियो में बता चुका हूं। एल्यूमिनियम स्टील कंडक्टर रेनफोर्स। देखिए शक्ति के आधार पर, अब मैंने आपसे एक प्रश्न किया था अभी, शक्ति के आधार पर ट्रांसफार्मर निम्न शक्ति और उच्च शक्ति कह दिया मैंने, जबकि आवृत्ति के आधार पर निम्न आवृत्ति और उच्च आवृत्ति कह दिया, और यहाँ मैंने आपको आवृत्ति के कुछ मान भी लिख दिए और आपसे कहा कि कौन सी उच्च आवृत्ति वाला है और कौन सा निम्न आवृत्ति वाला है। तो निम्न आवृत्ति ट्रांसफार्मर ये है आपका 50 हर्ट्ज वाला, और उच्च आवृत्ति वाला ट्रांसफार्मर है आपका 500 हर्ट्ज वाला। लेकिन आप यहां देखें शक्ति पर कि जिसकी आवृत्ति उच्च है वो पावर ट्रांसफार्मर में किस श्रेणी में आ रहा है? निम्न शक्ति ट्रांसफार्मर। और जिसकी आवृत्ति निम्न है वो उच्च शक्ति ट्रांसफार्मर में। तो अब अगले ट्रांसफार्मर के जो प्रकार हैं वो आउटपुट के आधार पर यानी निर्गत के आधार पर आते हैं। तो निर्गत के आधार पर ट्रांसफार्मर जो है उनको हम 2 प्रकार के ट्रांसफार्मर 2 वर्गों में बांटते हैं। निर्गत या आउटपुट के आधार पर। निर्गत को आप आउटपुट कह रहे हैं, आपने नाम सुना है आउटपुट के आधार पर कह रहा हूं मैं, लेकिन आपने जो है धारा ट्रांसफार्मर और ध्रुव ट्रांसफार्मर, करंट ट्रांसफार्मर और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर CT और PD इनके तो वो आउटपुट के आधार पर आपके एक तो क्या हो गया धारा ट्रांसफार्मर, और यानी CT, एक क्या हो गया आपका
विभव ट्रांसफार्मर। ये आपका पीटी हो गया, जिन्हें यंत्रमापी ट्रांसफार्मर कहते हैं। यंत्रमापी ट्रांसफार्मर कहते हैं। तो कैसे कैसे मैं जो ट्रांसफार्मर के अलग अलग प्रकार निकालता जा रहा हूं और आपको कौन कौन से ट्रांसफार्मर पढ़ने लगे। अब देखिए, आउटपुट के आधार पर ही होता है ऑटो ट्रांसफार्मर। तो ये यंत्रमापी ट्रांसफार्मर थे दोनों, और ये जो है आपका क्या है, स्व परिणामित ऑटो ट्रांसफार्मर। अब देखिए, आप जो है स्थल के आधार पर भी आप ये पारिश्रम नहीं पढ़ेंगे, स्थल के आधार पर ट्रांसफार्मर। तो देखो किससे किसकी कड़ी जुड़ी हुई है, आप देखते जा रहे हैं। और वास्तव में निम्नी पैटर्न में एक्सरसाइज टाइप पढ़ाया जाता है, टीचिंग कराना चाहिए, फिर उसका प्रैक्टिकली कराया जाता है। इसीलिए मैंने शुरू से लेकर अब तक ये कहा कि प्रैक्टिकली बेस पर ही आपको थ्योरेटिकली बेस पर आना है। तो स्थल के आधार पर आप दो नाम सुनते हैं, इनडोर और आउटडोर। आउटडोर ट्रांसफार्मर। तो आज की वीडियो में आपने ये देखा कि ट्रांसफार्मर कितने प्रकार का है। अगर आपने और कोई भी प्रकार सुना है तो बताएं, कमेंट्स करें। और आपको जो फेज डिफरेंस बताया है मैंने, वो आप देखें। अंत में एक प्रश्न आपसे कर रहा हूं कि एक प्रश्न था जो प्रैक्टिकली तरीके से असिस्टेंट लोको पायलट में आया था कि ट्रांसफार्मर धारा के मान को नगण्य करके वोल्टता के मान को उच्च कर देता है, फिर भी ट्रांसफार्मर के द्वितीयक से कोई जीव जंतु संपर्क में आता है तो वह तुरंत मृत हो जाता है। क्यों? इसका आंसर आपको कमेंट्स में देना है। और वीडियो जो इससे पहले की है ट्रांसफार्मर में, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो अगर बेहतर आप और भी तकनीकी शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे एम को समझें और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। तो अगली वीडियो में मिलते हैं जिसमें आपके प्रिय सर जय वशिष्ठ आ रहे हैं।